नमस्कार दोस्तों। आज फिर से हम ग्लोबल खबर पे एक अपना शो लेके आए हैं। अभी जैसा कि सब लोगों ने खबर सुनी होगी कि अहमदाबाद में क्या हुआ। ये बेसिकली एयर इंडिया की जो फ्लाइट का जो अभी ये आप लोगों ने खबर सुनी होगी 1711 करके जो फ्लाइट रही है, वो किस तरीके से क्रैश हुई और कितने सारे लोग डेथ कर गए। तो आज बेसिकली हमारे साथ दीपक कुमार पाल जी जुड़े हुए हैं जो कि स्वप्नवर्ष इनोवेशन के टेक्निकल हेड हैं एंड हमारे साथ श्वेता जी जुड़ी हुई हैं जो कि नमस्कार। एविएशन इंडस्ट्री में सेफ्टी इंजीनियर है। तो आज बेसिकली थोड़ा-सा मुझे लगा कि कुछ हम अच्छे टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि वो शायद हो सकता है कि आप सबके भी सवाल होंगे वो, जो मन में दबे होंगे या आप लोग भी देख रहे हैं मीडिया में हो हल्ला चल रहा है, लेकिन कोई सवाल नहीं कर रहा है। ना ही वो डीजीसीए से कोई सवाल कर रहा है, ना ही कोई एयर इंडिया से सवाल कर रहा है। छोटे-मोटे सवाल कर रहे हैं। फ्लाइट्स लगातार कैंसल होती जा रही हैं, क्यों कैंसल हो रही हैं? क्या सेफ्टी इश्यूज़ आ रहे हैं? कोई कुछ भी खुल के बताने को राज़ी नहीं है, ठीक है? डीजीसीए के जितने भी अधिकारी हैं या जो भी उड्डयन मंत्रालय के जो बेसिकली हमारे मंत्रीगण हैं, वो भी गायब हैं। कोई इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है, ना कोई विशेष तरीके से बात कर रहा है। 200 से ज़्यादा लोग, शायद जितनी गिनती बताई गई उससे ज़्यादा लोग मरे हैं क्योंकि फ्लाइट जहाँ पे क्रैश हुई है, वहाँ नीचे भी बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है। जिस भी हॉस्टल कॉलेज में गिरा था, वहाँ काफ़ी लोग घायल भी हुए हैं। उसकी गिनती भी शायद मैं ना बता पाऊँ और ज़्यादा ही है क्योंकि ये लोग तो गिनते कम हैं, होता ज़्यादा है। ठीक है? ये हकीकत है क्योंकि ये महाकुंभ में भी हमने देखा था। तो पॉइंट ये है कि बेसिकली सवाल मेरे थे कुछ, तो श्रेया दी मैं चाहता हूँ कि आप उन सवालों के थोड़ा-सा जवाब दें, जी, क्योंकि जी। मुझे उम्मीद है कि आपको इन सब चीज़ों की बढ़िया जानकारी है और आप इसकी जानकारी दे सकती हैं। सबसे पहले मेरा सवाल था कि देखिए जैसे अभी इंडिगो फ्लाइट का एक प्रॉब्लम आया था, आपके साथ ही हुआ था, जी, है ना? जी। तो देखिए सबसे मेन चीज़ होती है सेफ्टी। बेसिकली थोड़ा-सा इसके बारे में ना खुल के आप सेफ्टी के बारे में समझाइए कि जो ये फ्लाइट्स या जो जो भी एयरलाइन इंडस्ट्री में जो फ्लाइट्स होती हैं, एयर इंडिया की जो 171 जो फ्लाइट थी, ठीक है? इसमें आखिर बेसिकली प्रॉब्लम क्या आई थी? क्योंकि ये खुल के बता नहीं रहे चीज़ों को। जी। तो मुझे लगा कि आपको जानकारी होगी तो प्लीज़ एक बार बताइए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि सेफ्टी सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, चाहे वो कोई भी एयरलाइन्स क्यों ना हो, वो कोई भी ब्रांड क्यों ना हो। कोई अभी ये हो रहा है कि बोइंग के फ्लाइट्स ऐसे हैं, एयरबस के फ्लाइट्स ऐसे हैं, कल को कोई और मार्केट प्लेयर आएगा ऐसे है, ऐसा कुछ नहीं है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन होती है एयरलाइन सेफ्टी की, ठीक है? उसके बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। हर एरोप्लेन की भी अलग से टेस्टिंग की जाती है, उनके लिमिट्स की टेस्टिंग की जाती है। जैसे आपको भी पता है कि ये सारे एक मानव ने, एक इंजीनियर ने ही बनाया है, ठीक है? और हम नेचर के आगे पृथ्वी के आगे है ना? सरस्वती माँ माँ बेसिकली गंगे के आगे नेचर हम से बड़ा कुछ कोई नहीं है। नहीं है, नेचर के प्रकृति से आगे बड़ा कोई कोई नहीं नहीं है, है। ठीक है? हम बस हाईएस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की चीज़ें बना सकते हैं। लेकिन अगर आप एग्ज़ैक्ट स्पेसिफिकली बोइंग की बात करें, एआई 171 की बात करें, तो ये एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर सीरीज़ जिसको हाईएस्ट सर्टिफिकेशन मिली थी सेफ्टी की, और ये एयरलाइंस बड़े-बड़े लोग यानी देशों के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इसी एयरलाइन से ट्रैवल करते हैं। और ये इस श्रेणी की जो एयरक्राफ्ट है, इसको वाइड बॉडी कहा जाता है। वाइड बॉडी यानी जिसकी कैपेसिटी 300-400 पैसेंजर्स को एक साथ लेने की है, और जो इसकी कार्गो कैपेसिटी भी बहुत हाई है। जो हम नॉर्मल एरोप्लेन्स देखते हैं ना 3-4 घंटे वाले जो विद इन इंडिया चलती हैं, उनको छोटे प्लेन्स को नैरो बॉडी कहा जाता है। तो उसमें उसी प्रकार से फ्यूल भी कम लगता है, पायलट्स इसको बहुत आराम से भी उड़ा पाते हैं क्योंकि मोस्टली जो कमर्शियल पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग इसी में ही होती है। इतना जी। आसान नहीं है वाइड बॉडी एरोप्लेन का क्या कहते हैं पायलट भी बनना। अगर आप देखेंगे कि जो दोनों पायलट थे, उनके कंबाइंड फ्लाइंग आवर्स कुछ 9000 प्लस थे, ठीक है? जो यंग पायलट थे जिनका अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गया, उनके तो 1100 फ्लाइंग आवर्स थे, और जो मेन कप्तान थे सुमित जी, उनका आई बिलीव 8000 के ऊपर आवर्स था, जो एक स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है। एक वाइड बॉडी को फ्लाई करने के लिए पायलट की इतनी आवर्स होनी चाहिए। फिर आपका एक सवाल था कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इतनी बढ़िया एक्सपीरियंस के साथ ऐसा कैसे हो गया?
मेरे हिसाब से जितना मैंने फॉलो किया है, मैंने गौरव तनेजा जी जिन्हें फ्लाइंग बीस्ट के नाम से कहा जाता है, और भी जो डिफरेंट बोइंग के पायलट्स है ऑल ओवर, जिनके ब्लॉग्स है, मैंने खुद जितना इंटरनली मेरे इंडस्ट्री में मैंने जितना डिस्कस किया है, बहुत ही ये हम ये अन जैसे कहते हैं ना, टाइटैनिक अनसिंकेबल था, लेकिन देखिए अपनी पहले ही इसमें वो सिंक कर गया टाइटैनिक, जबकि उसको ब्रांड किया गया था अनसिंकेबल। बहुत इसमें मेहनत हुई है, और ड्रीम लाइनर की जो ये फ्लीट ऑफ एयरलाइंस है, ये भारत में 2011 से है और आज हो गया है 2025। लगभग 15 साल हो गए हैं। कोई भी टेक्निकल इक्विपमेंट की एक लाइफ होती है। अगर आप लैपटॉप भी खरीदते हो, 3 से 5 साल के बाद वो खराब हो जाती है ना? जी, बोलिए श्रेया जी, आपका इसमें क्वेश्चन है। मेरा एक सवाल है कि बेसिकली इनका शेड्यूल क्या होता है, टाइमिंग क्या होती है, किस तरीके से जो है बेसिकली ये सुरक्षा जांच की जाती है, जो भी ये फ्लाइट्स होती हैं, एरोप्लेन्स हैं, किस तरीके से सुरक्षा जांच इनकी होती है? क्योंकि जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, एयर इंडिया बहुत ही बिजी शेड्यूल वाली फ्लाइट्स रहती हैं इनकी, और एक समय इनका बहुत बड़ा नाम था। अरे ये सबसे ठीक है, बेस्ट एयरलाइंस थी, इससे बेहतर कोई सबसे बेस्ट एयरलाइंस नहीं एयरलाइन थी। मानी जाती थी, मुझे लगता है कि सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में। ठीक है? करेक्ट। लेकिन आज इन्होंने अपना थोड़ा-सा देखिए, जिस तरीके से इतने लोग डेथ कर गए, इतना बड़ा क्रैश हुआ, क्रैश लैंडिंग, उसपे इतने लोग मारे गए। तो ये बहुत ही दुखद रहा है। तो बहुत सारे सवाल उठते हैं बेसिकली कि सुरक्षा विषयों पर किस तरीके से ये लोग काम करते हैं, और क्या इन लोगों का जो है शेड्यूल होता है? रख-रखाव किस तरीके से इनका रहता है? थोड़ा-सा इसके बारे में बताइए। जी, उदय जी, सबसे पहले अगर आपको पता होगा, एयर इंडिया पहले टाटा ग्रुप के अंदर थी, और उस समय जमशेदजी टाटा और रतन टाटा जी की निगरानी में ये थी, और इनके अंडर जब ये सबसे कहते हैं हमारे भारत रत्न है, इनके अंडर कोई भी काम था तो एक टाटा का विश्वास था, आप निश्चिंत होके जा सकते हैं। ओवर द इयर्स देखिए आज तो वो नहीं रहे हैं, फिर ये सरकार के हाथों गया। सरकार ने तो बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ किया, मिसमैनेजमेंट हुई, है ना? ये हुँ। इतनी सारी डिटेल्स में तो मैं नहीं जाऊँगी। सरकार के अगर आपको मिसमैनेजमेंट देखने हैं, तो आप कभी उत्तर प्रदेश में आके लीडर रोड की बसें देखिए। जी। 40 की स्पीड में बजती हैं वो। लेकिन एग्ज़ैक्टली। ख़ैर, अब ये मज़ाक का विषय नहीं है, इसलिए मैं क्या ही बोलूँ। ठीक है, जी। लेकिन तकलीफ़ होती है ये देखकर कि जिन लोगों के फैमिली के इतने सारे लोग डेथ कर गए होंगे, उनका क्या क्या गुज़र रही होगी उन पे। हुँ। मैं यहाँ तो पे बेसिकली थोड़ा। हाँ, जी उदय जी, सॉरी जी। मैं आपको काट रही हूँ। मैं यहाँ पे इलॉन जी। मस्क जी को कोट करना चाहूँगी। उन्होंने कहा वी नीड मोर इंजीनियर्स नॉट मैनेजर्स। इसमें ना सिस्टमैटिक फेलियर है। किसी एक पर्सन का कोई इसमें मैं नहीं कह सकती, चलो डीजीसीए को ब्लेम कर दिया जाए, एयर एयर इंडिया को ब्लेम कर दिया जाए, जो इन्होंने अगर सेफ्टी को इन्होंने आउटसोर्स किया है, उस कंपनीज़ को ब्लेम किया जाए। अब ख़ैर वो काफ़ी जो एयर इंडिया के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये क्लियर कर दिया था कि जो वाइड बॉडी है, जो बड़ी फ्लीट्स हैं, ये उनके अंडर ही इसकी मेंटेनेंस हो रही थी, ना कि टर्किश एयरलाइंस पे। ये एक अफ़वाह था जो उन्होंने क्लियर कर दिया है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे टर्किश एयरलाइंस अगर टर्किश वाले लोग मेंटेन करते, तो ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत गलत बात होता, क्योंकि वो हमारा दुश्मन कंट्री है एट दिस पॉइंट इन टाइम। बट अगर इनकी इंटरनल के अंदर मेंटेनेंस हो रहा है, तो इतना बड़ा मेंटेनेंस लैप्स क्यों हुआ? द थिंग इज कि बहुत सारे जैसे फ्लाइंग बीस्ट हो गए, या और भी बहुत सारे एयर इंडिया के पायलट्स जो है, इन्होंने बहुत हर पॉइंट से पिछले 5 ईयर्स से ये कर रहे हैं। एक चीज इसे कहते हैं विसल ब्लोइंग, यानी ये बाहर आके अपनी जॉब को रिस्क करके, अपने लाइफ को रिस्क करके आके सच बता रहे हैं। क्योंकि हमारे कोई भी आप इंडस्ट्री में हो, जब आप एविएशन सेक्टर में घुसते हैं, चाहे आप ग्राउंड स्टाफ क्यों ना हो, आप केटरर क्यों ना हो, आप मेंटेनेंस वाले क्यों ना हो, आप स्वीपर क्यों ना हो, एक चीज हर इंसान को सिखाई जाती है, वो है सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी फर्स्ट। और ये इतनी दुखद भरी घटना है कि ऑफिस में भी जाते हुए बहुत दुख फील होता है। 270 पीपल इन टोटल अब तक एस्टिमेटेड डेथ हुआ है, इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड इंक्लूडिंग जो भी बेचारे जितने भी पैसेंजर्स थे। एक ही सर्वाइवर था, भगवान की उन पे बहुत बड़ी कृपा होगी इसीलिए वो बच गए। लेकिन ये बहुत ही मतलब ये शेकिंग इंसिडेंट है, और इसके बाद से शायद डीजी से जाग गया है, और इतने सारे टेक्निकल स्नैग्स रिपोर्ट हुए हैं जो पहले अनदेखा कर जाते थे और कहते थे कि निकल लीजिए। और सबसे पहले आपके क्वेश्चन में मैं वापस आती हूँ, आपने पूछा कितना टाइम लगता। आइडियली
एक प्लेन से दूसरे प्लेन के बीच में मिनिमम हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स का होता ही है गैप, क्योंकि आप क्लीनिंग करोगे, अगर आपको रिफ्यूलिंग करना है आप रिफ्यूलिंग करेंगे। लेकिन आजकल आप देखोगे कि एयरपोर्ट्स इतने बिजी हो गए हैं, पायलट्स की भी बहुत कमी है, कि आप देख रहे हो कि एक तरफ लोगों को निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों को घुसा रहे हैं। जैसे कि बस में होता है ना, ये बस चारा जैसे इन्होंने सिस्टम कर दिया है। कोई इस पर आवाज उठाए तो उसकी जॉब चली जाती है। ये अगर ये हम बहुत गलत। डीजीसीए के पोर्टल में रिपोर्ट करें तो वो रिपोर्टें खारिज कर दी जाती है। तो इसमें बहुत ही ज्यादा क्लियर है कि अंदर सभी करप्ट हैं, और अब जब लोगों का डेथ हो रहा है तो ये जाग रहे हैं। जी। हम्म। वो जाग भी रहे हैं या नहीं, या नौटंकी कर रहे हैं, who knows? हु नोज, अच्छा, करेक्ट। इससे इसी से जुड़ा है मेरा एक और सवाल है बेसिकली। जैसा कि आपने अभी बताया कि इन लोगों का क्या है कि बस एक तरफ से डाल रहे हैं, एक तरफ से निकाल रहे हैं, बिल्कुल बस जैसी इनकी कंडीशन है, जो कि मतलब कोई शेड्यूलिंग का आता पता नहीं है। आपने यही मतलब कहना चाहा, ठीक है। देखिए, डीजीसीए की रिपोर्टें तो कुछ और ही कहती हैं। उन लोगों का अब तो आप देख ही रहे हैं, अभी 27 फ्लाइट्स कल ही कैंसिल हुई हैं, एग्जैक्टली। ना? और अभी आज इंडिगो की भी फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, जहाँ तक मुझे जो न्यूज़ मिली है। गुवाहाटी वाली, हाँ, फ्यूल का प्रॉब्लम आ रहा है, टेक्निकल स्लैग्स अब बता रहे हैं। जी। ठीक है, अब इनको नियम कानून वगैरह सारे अब याद आ रहे हैं, क्योंकि अब प्रेशर पड़ा होगा ना। ठीक एक है। और बात बताऊं, एक और विसिल ब्लोअर जो अनोनिमस हैं, उन्होंने कहा अगर अगर प्लेन में कुछ दिक्कतें हुई और जो सेफ्टी मास्क आती है ना, उसमें केवल 25% काम कर रहा है। कैन यू बिलीव इट? इमेजिन, आपने लाइफ जैकेट पहना, ऑक्सीजन डाला, वो काम ही नहीं कर रहा है। आप किस बात के 20, 25, 30 हजार, 1 लाख दे रहे हो? हाँ, एसी काम यू आर नहीं कर राइट। रहा है, ऑक्सीजन मास्क काम नहीं कर रहा है, क्या पता लाइफ जैकेट के इसमें मतलब होल्स हो, हम क्या हम मतलब बस जानबूझ में भी के मरने जा रहे प्रोटेक्शन। हैं? अवॉइडेबल डेथ्स हैं, अवॉइडेबल डेथ्स हैं ये, पता नहीं कब राइट, लोग जागेंगे। सही कह रहे हो। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसी से मेरा जुड़ा एक सवाल है, जैसे जब टेक्निकल जो इशू होता है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो बेसिकली जो फ्लाइट्स होती हैं, उनकी उतरने की स्थिति या कैसे मतलब सँभालते हैं जो पायलट्स होते हैं, उनका सँभालने का थोड़ा कुछ आप जानकारी अगर जी, दे सकें तो जी। बहुत अच्छा सबसे होगा कि पहले क्या सबसे तरीका रहता है? दूसरा, क्या यात्रियों को बताया जाता है कि उनको, या उनको इस चीज़ की जानकारी दी जाती है कि ठीक है, आपको इसका मुआवज़ा मिलेगा, जो भी उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं? जी, डेफ़िनेटली देखिए, बहुत ग्रीडी होती है कंपनीज़ मुआवज़ा देना, यानी खुद के खज़ाने में छेद करना। तो ये सारे ट्रिक्स रूल्स में यूज़ करते हैं। अब 10 सेकंड लेट हो गया, 5 सेकंड लेट हो गया, आपने ये टिक मार्क नहीं किया तो आपको ये नहीं मिलेगा, आपने ये इंश्योरेंस नहीं किया था। हे ऐसे सब ये लोग करते ज़रूर है। तो एक तो टाटा ग्रुप ने आके खुल के स्पेशली एआई 171 के लिए 1 करोड़ का कंपनसेशन अनाउंस किया, जो आई थिंक आज के डेट में आई बिलीव हाईएस्ट कंपनसेशन है। टाटा ग्रुप एक बहुत ही बड़ा लेगेसी ग्रुप है। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ग्रुप्स है जो इंडिया को चला रहा है, बाय द वे हमारे इकोनॉमी का सबसे बड़ा पिलर है, बिकॉज उनके पास वो कैपेसिटी है, इसलिए उनका खजाना और दिल उतना ही बड़ा है। अगर आपकी डेथ बाइक एक्सीडेंट या ट्रेन में या बस में हो जाए तो शायद 10 हजार 20 हजार भी ना मिले, तो ये भी है। और अगर क्या पता इंडिगो की फ्लाइट से हो तो फॉरगेट इट। मतलब मैं मुंह पे आज नाम बोल के एयरलाइंस का नाम इसलिए लेना चाहती हूँ क्योंकि कोई मेरे को ये लगता है डिस पॉइंट इन टाइम नाम ब्लर करके अकाउंटेबिलिटी से भागने का कोई मतलब नहीं है। अभी सबके आंखों में राइट। आ चुका है। इंडिया के लोग इतने स्मार्ट और क्यूरियस हैं कि वो देख सकते हैं। आप कितना भी सच को छुपाएं, अभी ये सबके रेडार पे आ चुका है ये बात। तो ये हो गए मुआवजे की बात। जी। जी। अच्छा, दीपक जी, कुछ सवाल मेरे आपसे भी हैं। जैसा कि देखिए, डीजीसीए के बारे में आप थोड़ा-सा कुछ बताइए, या उससे जुड़ी कुछ जो नीतियाँ, काफ़ी सारी चीज़ों पे मेरी आपसे पहले भी चर्चा हो चुकी है फ़ोन पे। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा-सा आप खुल के यहाँ भी उन पर बात रखें। देखिए, जहाँ तक मैं ये लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, डीजीसीए का अगर मैं फुल फॉर्म बताऊँ तो ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये वो संस्था है। जैसे अगर आप उदाहरण के तौर में चलिए, जैसे अगर निवेश की जगत में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, राइट।
एक एक बॉडी होती है जो मतलब इस बात का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि भाई कि कोई भी पैसा का जो लेन-देन होगी, है ना? उसका प्रॉपर विवरण होना चाहिए, कहाँ से आ रहा है, किसको जा रहा है, दे किस बात के लिए रहा है, ये प्रॉपर। क्योंकि आपको भी पता है अर्थव्यवस्था अगर 8 नवंबर को अगर डिमोनेटाइज हुई तो किसी कारणवश से हुई थी। किस लिए हुई थी? राइट, राइट। नंबर ऑफ केस। इस तरह के लिए सेबी एक संस्था होती है जो इस चीज़ों को देखती है। ठीक है? फाइनेंस का सारा वो देखती है, राइट। हाँ, ठीक उसी तरह डीजीसीए इनका काम ये होता है कि फ्लाइट्स के जितने भी मैनेजमेंट है वो एक प्रॉपर हो, कोई भी कंपनी अपने कर्तव्य से भागे नहीं, कोई भी इस तरह के मतलब एयरलाइंस एविएशन कंपनी किंगफिशर हो, दुनिया की मतलब जितने भी तमाम तरह के होते हैं, इंडिया हो, है ना? राइट। हाँ, ये इंडिगो इस हो, चीज कोई भी पे कंपनी है वो बेसिकली वो सारे मानक तय करती है तय बेसिकली, करते हैं। जी। राइट। जी, स्टाफिंग हो गया आपका, टेक्निकल एनालिसिस हो गया मतलब टेक्निकल एक फ्लाइट के लिए क्या टेक्निकल होना चाहिए, सेफ्टी क्या होना चाहिए। मतलब यही तय करते हैं कि मतलब अगर कोई किसी का गर्दन पकड़ने का मन करे, तो आपको यही दिखना चाहिए। आप क्या कर रहे थे जो ये लूपहोल आपको दिखा नहीं, राइट। राइट? दीपक और जी, इनको मैं जब एक यही। बात कहना हाँ, चाहूंगी, उन्होंने दिखा नहीं 27 कि फ्लाइट्स कैंसल हाँ रखी है, जी, राइट। जी, सॉरी मैंने जी, आप बोल रहे थे लोगों आप। को मैं सॉरी आप लोगों को मैंने इंटरप्ट किया। मेरे को एक चीज ये कहना है, इन बढ़िया दीपक जी ने एक बात कहा कि यहाँ पे ही हम रजिस्टर करते हैं, अब तक इनको दिखा नहीं कि इन्होंने आंखों में पर्दा डाले रखा है इतने सालों से, इन्होंने क्योंकि कुछ किया नहीं। 5 से 6 साल से लोग अगर पायलट्स रिपोर्ट कर रहे हैं इस बात पे, उनको नौकरी से निकाल दिया जा रहा है, जबकि आइडियल केस में उनको प्रमोशन मिलना चाहिए, सेफ्टी का अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए, बिल्कुल, इसके लिए अलग से एग्ज़ैक्टली, ट्रेनिंग होनी चाहिए स्टाफ में। क्यों एग्ज़ैक्टली, दीपक जी? बिल्कुल। दीपक जी आई थिंक इस पर जी, बेटर जी, बोल जी। रहे हैं। इसी पे मैं एक बात कहूँगा, अभी एक कोई बिहार का लड़का है, कुछ पिछले साल की खबर है, उसने गूगल में एक छोटा-सा उसने एक बग निकाल के दिया था, तो उसको गूगल ने हुँ, अपनी तरफ से जॉब का ऑफ़र दिया वाओ! और वो भी अच्छी खासी एक लेवल पे। बताइए वो कहाँ एक सिंपल सा लड़का था, शायद 12th पास आउट भी नहीं किया होगा ढंग से, मैंने लेकिन भी उसने हुँ, बग गूगल पे निकाला। बहुत बग्स रिपोर्ट किए हैं और मुझे इंटरव्यू कॉल्स भी मिली हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि मैं 5-6 राउंड्स के बाद नहीं कर पाई क्योंकि बहुत राउंड्स भी होते हैं। बट ये जी, असली कंपनी यही होती है, ठीक है? कि जी। जो रिवॉर्ड करे इस बात को। अगर अगर एयर इंडिया या कोई भी फ्लाइट्स में कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हुँ, तो ये देखना डीजीसीए की बेसिकली ज़िम्मेदारी थी। डीजीसीए के जो अधिकारी हैं, जो भी उनके एम्प्लॉइज़ हैं, ये उनका काम था कि वो इन सब चीज़ों पे सेफ्टी पे ध्यान दें। जी। लेकिन ये लोग अपनी ज़िम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से है, जैसे हमारे यहाँ पे बसों की जो कंडीशन है ना, आप यूपी पे आके देखो। बसें 40 के ऊपर में बजने लगती है, पूरा ऐसे हिलने लगती है, ठीक है? तो सर कुछ इसी तरीके से इनका भी है। बात बात एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको। जी, बस का समझा जा सकता है, बस अगर खराब हो ना तो धरती में है सर, वो एक जगह रुक सकता है, के किनारे खड़ी हो कंट्रोल्ड जाएगी। है। राइट, प्लेन अगर बीच में अगर कुछ खराबी आ गया कहाँ रुकेगा वो? बीच में ऐसा थोड़ी ना कि कहीं बादल में जाके बच जाएगा, बिल्कुल सही बात गिरेगा है। ना नीचे, नीचे आएगा गिरेगा। धरती में। और ये मैं इसी बात पे तो अच्छा पैसा लेते हैं ना, जी। पैसा दाम जो बढ़ा रहे हैं। मेरा बात इस ये है कि ये क्या बोलते हैं कि भाई पैसा की महँगाई किस लिए बढ़ रहा है? अगर अगर मैं टेक इंडस्ट्री में हूँ, बात को समझिएगा, एआई अगर आ गया, तो मुझे अपना दाम घटाना होगा सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में या बाकी सबके क्योंकि स्टाफ तो अब उतना मुझे इतना पैसा देना नहीं पड़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे दाम को सस्ता करना पड़ेगा। एविएशन इंडस्ट्री वाले किस बात का पैसा ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, जबकि इनके पास जितने भी जैसे आपने बताया, दीदी ये इनके जो डीजीसीए हैं, इनको अगर मिल भी रहा है, जब उनको पता है कितने सारे एयरलाइंस के खबरें आ रहे हैं, टेक्निकल फॉल्ट्स आ रहे हैं, सबको ही अपने अंदर की स्टाफ, पायलट्स के हालत मतलब वो नींद आ रही है उनको, है ना? तो उनको रिप्लेस करने के लिए क्या उनके पास अलग सा एक को पायलट है? या मतलब एटलीस्ट तो 3 से मेरा तो एक मानना है कि एटलीस्ट 3 से 4 एक एक्सपर्ट पायलट्स होने चाहिए कि अगर भाई ठीक है, तुम अभी तुमको ठीक नहीं लग रहा है, तबीयत खराब हो रहा है,
साइड टू मैं बैठ रहा हूँ, जी, मैं इस पे बोलना चाहूँगी। देखिए राइट? पहले के जी, आपका पॉइंट एकदम वैलिड है, लेकिन नंबर 1 हमारे पास इतने पायलट्स है ही नहीं, जो इतना तो स्टाफ हायर क्यों वही रिप्लेसमेंट नहीं तो किया जा रहा? प्रॉब्लम तो यही है ना। प्रॉब्लम यही है ना, ट्रेनिंग और फ्लाइट 140 आवर्स करोड़ की उतने है जनसंख्या नहीं, में उतने ट्रेनिंग और फ्लाइट आवर्स है ही नहीं, ठीक है? 140 करोड़ की जनसंख्या में इनको 140 जो है ना पायलट भी नहीं मिले ढंग के। हकीकत में ये लोग हायर ही नहीं कर रहे हैं। पॉइंट ये है बेसिकली, ट्रेनिंग भी बहुत नहीं सही मिल रही है। बात है। सर, 1 मेरा सेकंड। हाँ। मेरा मेरा कंसर्न ये नहीं है। हुँ। मेरा कंसर्न ये है कि आप अगर पैसा बढ़ा रहे हैं फ्लाइट्स का, ठीक है? तो आप सेफ्टी भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आप एक स्टाफ को भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। जी, अभी पॉइंट अभी पॉइंट कहाँ एक जा रहा है मैं पैसा? आपको एक इंडस्ट्री सीक्रेट बता रही हूँ, जो बिल्कुल भी इंडस्ट्री सीक्रेट नहीं रहा। अगर आप सारे न्यूज़, अगर आप फर्स्ट पोस्ट या कोई भी मेजर लीडिंग सीएनएन या अमेरिकन न्यूज़ चैनल्स देख ले, तो एक इनमें बहुत क्लियर है, पिछले 6-7 महीने से बहुत बड़ा अलार्म चल रहा है कि एआई के वजह से स्टाफों को निकाला जा रहा है, लोगों की पोजीशंस रद्द की जा रही है, नए बच्चों को हायर नहीं किया जा रहा है। और ये केवल टेक इंडस्ट्री नहीं, ये सारे इंडस्ट्रीज की यही हालत है। ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा पैसा जा कहाँ रहा है। मेंटेनेंस में जा रहा है, तो अगर मेंटेनेंस में जा रहा है तो 25% ही क्यों ऑक्सीजन मास्क काम कर रहा है। दूसरी बात, आपने उदय जी, आपने एक बात कहा 70% लोग था। मर जाएँ। एग्जैक्टली मैं पहले उदय जी का क्वेश्चन आंसर करके मैं आपके क्वेश्चन को आंसर या कर दूं, फिर नंबर श्योर सर, नंबर कोई वाले। नहीं। जी, सबसे पहले उदय जी, आपने पूछा था कि डीजीसीए को मेंटेनेंस देखनी चाहिए। यस, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल डीजीसीए को भी तभी पता चलेगा ना, जब एयरलाइंस खुद, जब वो अपनी ग्राउंड मेंटेनेंस करती हैं, उनकी खुद की सिक्योरिटी और एक मेंटेनेंस टीम होती है, चाहे वो थर्ड पार्टी हायर क्यों ना हो, तो एक चेकलिस्ट वहां से जाती है कि ये सही है, ये सही है, वो सही है। या तो ग्राउंड स्टाफ भी अपनी सही से काम नहीं कर पा रही, क्योंकि ये लोग भी टेम्परेरी हायर किए जाते हैं, परमानेंट नहीं हायर किए जाते। इसका सेकंड रीजन क्या है ना, कि एक बार परमानेंट इंसान हायर हो गया, उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में। तो ये लोग यहाँ पे भी सरकारी उलटफेर नौकरी कर बहुत रहे हैं। करते हैं, बहुत करते हैं। और बहुत ही दुखद वाली बात है कि आपने 5 साल 6 साल इतने साल काम किया, और आपको पता है कि वो सिटिंग जॉब नहीं है, उसमें आप हमेशा चलते फिरते रहते हो, आप थक भी जाते हो, कोई मेडिकल का भी इसमें कोई फैसिलिटी नहीं है, और उनको पता है कानून से उनको ये सब प्रोवाइड, एम्प्लॉयर को ये प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसीलिए जानबूझ के ये लोग टेम्प स्टाफ रखते हैं अनफॉर्चुनेटली, जबकि ये परमानेंट स्टाफ होनी चाहिए। और इस बात पे मैंने भी बहुत क्या कहते हैं, क्वेश्चंस रेज किए थे, बट एज यूजुअल जब मैं कोई भी केस डीजीसीए के प्लेटफॉर्म में डालती हूँ, उसको खारिज कर दिया जाता है। तो इसके साथ भी यही हुआ था, लेकिन आज मैं इस प्लेटफॉर्म के द्वारा ये अवेयरनेस फैलाना चाहती हूँ कि टेम्पररी वर्कर्स को भी, या जो मेंटेनेंस स्टाफ है, उनको भी परमानेंट पोजीशन मिलना चाहिए। सेकेंडली, शायद इनके पास मतलब इनके पास कभी-कभी फ्रीक्वेंसी, कोरोना में देखें तो इनकी इंडस्ट्री पूरी ठप हो चुकी थी, और ये वापस अभी-अभी स्पेस पकड़ रहा है, 2025 में ये पेस पकड़ रहा है। ये हैंडल ही नहीं कर पा रहे कैपेसिटी। हमारे इंडिया में जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, और उस हिसाब से हमारे पास उतनी एयरपोर्ट्स नहीं है। लास्ट पॉइंट, अगर कोई एक जगह पे एयरक्राफ्ट एरोप्लेन की जो भी एयरपोर्ट्स बनती है, वो उसके आसपास के कहीं पे भी एटलीस्ट 5 to 7 किलोमीटर के रेडियस में जनसंख्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप मुंबई, दिल्ली कहीं पे भी देख लो, आसपास में स्लम एरिया होती ही होती है। यहाँ पे देख लीजिए, अहमदाबाद में क्या हार्डली वो 6,000 फीट भी ऊपर नहीं गया था, वो डायरेक्टली इसमें गिरा। और जिस अगर ऐसा बच्चे ने कोई। जिस बच्चे ने वीडियो बनाया था, जी। कि वीडियो जस्ट 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर की थी, ठीक है? एयरपोर्ट से 1 किलोमीटर की थी, उसने ही पूरा रिकॉर्ड किया था जिस तरीके से वो क्रैश लैंडिंग कर रहा था। जिस तरीके से गिर के फटा, उसकी पूरी वीडियो उस लड़के ने बनाई थी। हम्म। कुछ नाम है, अच्छा वो काफ़ी फ़ेमस भी हुआ है। हाँ, उसको तो परेशान क्या भी किया गया था उस लड़के को। बट जी, ठीक जी। है, ये तो यही कहते हैं ना, अपने हमारे देश में अगर आप सच बोलो या कुछ सही करो, तो आपको उल्टा पनिशमेंट ही मिलता है। तो एक तो पता नहीं हमारे सोच या सिस्टम में ही ये फेलियर है। पहले तो इस पर सुधार लानी चाहिए, ठीक है? ये तो सिविक सेंस में सुधार आनी तो चाहिए। एक एक सवाल दीपक जी की बातों से मेरे मन में आया
बेसिकली ये लोग जैसे दीपक जी आपने कहा कि प्राइसेस बहुत इनके हाई रहते हैं और बिल्कुल सही बात है। मैं एक बार मैं ऐसे ही दिल्ली से वापस आना चाहता था मैं यहाँ पे अपने प्रयागराज में। हुँ, तो मैं फ्लाइट्स के टिकट चेक कर रहा था और कुछ दिवाली जैसा कुछ सीज़न चल रहा था हुँ, दिवाली का। तो उसमें टिकट के बहुत हाई प्राइसेस थे मतलब उस प्राइस पे मैं लंदन चला जाऊँ, कुछ 56,000 के आस-पास टिकट दिखा रहा है। जी। मैंने कहा बाप रे! इतना ज़्यादा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर बेसिकली ये लोग ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं रखना चाहते? जी, क्या रीज़न? उदय जी मैट्रिक के आई थिंक लिए। महाकुंभ के समय या ऐसे समय में तो मुझे इतना पता है कि प्राइस हाइक किया गया था ताकि इतने लोग ना आ पाएँ क्योंकि कम लोग होगा तो अच्छे से वो मैनेज कर पाएँगे। अगर ये ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू कर रहा हो तो इसमें सिर्फ़ लोभ और ग्रीड जो कहते हैं इंग्लिश में ग्रीड वर्ड और बस बिज़नेस मैल प्रैक्टिस ही है और कुछ नहीं है और नज़र नहीं आता। मैं एक लास्ट पॉइंट कंप्लीट करना चाहूँगी कि अगर आप सॉरी। देखें यूजुअली जब इमरजेंसी लैंडिंग होता है तो उसमें वाटर बॉडी अगर आप फ्लाइट का मैनुअल भी देखोगे तो उसमें लिखा है कि आप ऑक्सीजन मास्क डालिए, आप वो जैकेट डालिए, पानी में से स्लाइड करके कैसे निकलना है। ये नहीं कहीं है कि पैराशूट डाल के कैसे जंप करना है। क्योंकि ये जो फ्लाइट्स है उसके लिए बनी ही नहीं है और ऐसा फ्लाइट लाने में भी आपको पूरा रीइन्वेंट करना पड़ेगा, पूरी की पूरी इंडस्ट्री को रीइन्वेंट करना पड़ेगा। है ना? जो पे मेरा 50-100 एक साल का काम है। अभी हाँ, दीपक जी एक रील जो है आया था बेसिकली और वो शायद एक कोई कंपनी है जर्मनी की। एयरबस ने एक ऐसा फ्लाइट बनाया है जो पैराशूट बेसिकली है उसमें, नहीं उदय जी वो राइट? हुँ, वो हुँ। थियोरेटिकली वैलिड है, वो प्रैक्टिकली अभी उस स्टेज पे नहीं पहुँचा है इनोवेशन या ये वो केवल एक जी। आप उसको एक लेकिन बढ़िया अगर ऐसी भी गुड आइडिया आए ना, बट नॉट प्रैक्टिकल। हाँ, बन सकता है, फ्यूचर में बन सकता है बट वी आर नॉट अगर रेडी ऐसा नाउ। आया ना कुछ, तो मैं सच बता रहा हूँ कभी कोई क्रैश लैंडिंग से कोई मरेगा ही नहीं। और मेरा तो ये मानना है या मेरा तो यही कहना है कि सबसे पहले जितने भी भारत की जो भी ये एविएशन इंडस्ट्री की जितनी भी कंपनियाँ हैं, सबको ये फ्लाइट्स लाने चाहिए, खुद को अपडेट करने के लिए। उदय जी क्योंकि एक जो ये फ्लाइट की कॉस्ट अंग्रेज़ी होती है बता दो 250 मिलियन के आसपास नैरो बॉडी और वाइड बॉडी की रही हो, जस्ट उसकी डबल 500 मिलियन का तो कॉस्ट होता है। तो जब ये लोग एक फ्लीट वो खरीदते हैं ना कुछ भी इसको हो 20 टू देखो 30 ईयर के रेंज में सोचते हैं। इसको इतने साल लग भी जाते हैं उसके कॉस्ट रिकवर करने। तो ये फ्लीट इतना आसानी से रिप्लेस नहीं होने वाला। व्हाट कैन नहीं, हैपन इज कि सेफ्टी जो आप अपने ऑक्सीजन मास्क अपडेट कीजिए। आप जो सेफ्टी मैं सेफ्टी इक्विपमेंट्स है के उसको पॉइंट ऑफ व्यू हर से दो बोल दो रहा हूँ। साल में हर दो दो साल में उसका आप री एग्जामिन जैसे अगर आपके ऑफिस में होगा फर्स्ट एड किट है ना। आप फर्स्ट एड किट को हर 2-3 साल में चेंज करोगे कि नहीं करोगे क्योंकि उसकी केमिकल या हुँ, बैंडेज की इफ एफिकेसी खत्म हो जाएगी। कुछ उसी प्रकार इस चीजों को हम 2 से 3 साल में चेंज कर सकते हैं क्योंकि बात सेफ्टी की है। पूरी की पूरी एयरलाइंस इंडस्ट्री चेंज होने में 50 साल तो मिनिमम लगने वाला है। तो 50 साल से पहले तो ये सब कुछ नहीं हम नहीं देख पाएँगे शायद, नहीं है ना? बेसिकली मैं देखिए मैं सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ हुँ, और दूसरी बात इनके पास जिस तरीके से टर्नओवर और रेवेन्यू है ना, तो आपने जो बात कही थी कि ये लेने में इनको समय लगे, इनको समय नहीं लगेगा। इनके पास हकीकत में बहुत ज़्यादा टर्नओवर है, बढ़िया रेवेन्यू है, हुँ, ठीक है? और फिर और ऐसा भी जितना नहीं आसानी से इनको लोन मिल सकता है बैंक से। हुँ, ऐसा भी नहीं कि इनको एक बार में जाके पूरे पैसे देने हैं। यहाँ एक बाइक लेने में भी ईएमआई चलती है, तो क्या इतना बड़ा प्लेन लेने में ईएमआई नहीं चलती क्या? सब कुछ है। इनको करना नहीं है हकीकत में। इनको करना ही नहीं है हकीकत में। आप देखो ना टेक विल के पावर ही मामले नहीं है, इच्छा शक्ति ही नहीं है। क्यों में करें? शक्ति ही नहीं है इनकी, ठीक है? आप देखो ना एक बार चाइना के सारे जो है प्लेन देखिए उनके। आप अमेरिका के प्लेन्स देखिए, रसिया के भी प्लेन्स देखिए, ठीक है? उनकी प्लेन में और यहाँ के प्लेन में ज़मीन-आसमान का फ़र्क मिलेगा। मतलब यहाँ का प्लेन एकदम ना बस से भी बदतर हो गया। मतलब 2-3 वीडियो मैंने देखे थे कि उसमें एसी नहीं चल रही, लोग ऐसे-ऐसे बुक्स लेके ऐसे-ऐसे कर रहे हैं। क्या है ये? किस बात के इतने पैसे दे रखे हैं कि तुम एसी भी नहीं ढंग से चला सकते, वो भी एरोप्लेन के अंदर। हुँ, तो जी, ऐसे मज़ाक बहुत उड़ाया जाएगा ऐसे सर्विस के। जी, दीपक जी आपका मतलब कुछ मेरा सवाल था? हाँ, इन लोगों का जिस तरीके से काम करने का तरीका है, तो उससे ये सवाल आया था कि बेसिकली पैसे ये जो किराया इतना भाड़ा इतना बढ़ाते चले जा रहे हैं, उस पे ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? आप बताओ ना कि किस बात का पैसा ले रहे हो, ठीक जी है? मोस्टली अच्छा अगर आप एक चीज़ और एक और प्रॉब्लम हुँ, है,
अगर कभी भी मान लिया कि एक वापसी का भी जब बात आता है, उस पे भी ये लोग दिखाई नहीं देते। आप कंप्लेन करते रहिए, आपके 1 रुपए वापस नहीं होंगे। कुछ नहीं वापस वापसी होंगे। नाम से मतलब इनको मतलब मुझे इस मामले में ना मुझे रेलवे का ठीक लगता है। उन लोगों का कम से कम भले वो 40% कट करके या 30% कट करके आपका बाकी पैसा वापस करते हैं, लेकिन करते तो हैं, हुँ, कम से कम। अगर आप टिकट कैंसल करते हो, तो पैसा वापस करते हैं वो। अगर आपका वेटिंग लिस्ट में है, तब भी वो पैसा वापस करते हैं और आता है टाइम पे। मतलब वो एक रेलवे का प्रॉपर वो मेंटेन कर सकते हैं और एक इनको मेंटेन करने में इनको प्रॉब्लम होती है। जिस भी कस्टमर का पैसा हुँ। फँस गया, फँस गया। वो 2 मिनट लेट बोल के दुनिया भर की कहानियाँ बता के ये लोग उसको रोक देंगे और बाद में उसका पैसा मार हुँ। देंगे। फिर भेजना उनको वापस देना भी नहीं है, रिटर्न भी नहीं करना है। तो ये रिफंड और रिटर्न पॉलिसी पे थोड़ा-सा अगर आप बता सकें श्रेया जी तो थोड़ा-सा बताइए कि आखिर जी। ऐसा क्यों करते हैं लोग? जी देखिए, ऐसे अगर मैं अब्रॉड फ्लाई करती हूँ, तो जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है, उसमें एक ट्रैवल फ्लाइंग इंश्योरेंस अलग होता है, ठीक है? अगर आप वो अवेल करें, तो शायद आपका पैसा बच सकता है, वरना कोई चांस नहीं है आपको। ए एयर फ ए एयर एयर मतलब अगर मैंने खुद मेरे आँखों के सामने मतलब वो लोग गेट चेंज कर देते हैं। इमेजिन मुंबई में इतने गेट्स हैं, मैं मुंबई से ज़्यादातर ही फ्लाई करती हूँ। एक किसी ने 70 से 90 या 100 गेट कर दिया। अब 20 मिनट में इतने गेट्स कैसे क्रॉस कर लेंगे? और आपको पता है पहले जो एक अंदर एक सुविधा चलती थी जिसमें आप गोल्फ के कार में बैठ के आप जा सकते हो। आप ऑलरेडी बैगेज, काउंटर, सिक्योरिटी, बैग 15 किलो, 20 किलो, 30 किलो कैसे आप भाग के 20 मिनट में वहाँ हम क्या ओलंपिक के रनर्स हैं? ऐसे कितने लोगों के फ्लाइट्स चले गए हैं। ये अपने डोमेस्टिक एयरलाइंस सबसे पहले नाम इसमें इंडिगो का ही आता है। नहीं रिफंड करते हैं। कहते हैं हम आपको दूसरी फ्लाइट दे देंगे और उसमें आपको ही पैसा भरना पड़ता है, जबकि गलती एयरलाइंस की ही है। और उस समय आपके पास इतना कम समय होता है, आप नया फ्लाइट बुक करोगे कि इनके साथ झगड़ा करोगे और इकलौते आप काउंटर में नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं। एयर इंडिया के लोग तो इतने खराब है, वो तो कहते हैं अगले दिन आइए, तीसरे दिन आइए, चौथे दिन ऐसे इतने सारे अभी आप शॉर्ट्स अगर देख लोगे, आप बस एयर इंडिया टाइप कर लो, एयर इंडिया ग्रीवेंस कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन इतने सारे रील्स आएँगे, इतने सारे रील्स लकीली सोशल मीडिया के माध्यम से ना ये जो बातें पहले अंदर दबाई गई जाती थी या जैसे मैंने अभी डीजीसीए का बोला, अगर आप उस पे कंप्लेन करो तो खारिज हो जाता है, उसको वापस खोलो तो वो वापस खारिज हो जाता है। जब तक आपको प्रोसेस पता चलेगा, आप लॉयर के पास जाओगे, ये करोगे, यार आप काम करोगे या कंज्यूमर कोर्ट्स के चक्कर लगाते बैठोगे, है ना? हमारे पास इतना समय नहीं है ना इतना समय ही नहीं और है ये ये इसी का तो प्रोसेस फायदा करने उठाते के लिए। हैं। जी, मैम ये इसी का तो सिस्टर जी, फायदा उठाते हैं। इनका काम ही यही है, घुमाते जी। रहो। सिस्टर जी, उदय जी, तो जी। इसका मतलब ये कहा जाए कि ये अब तो ये वही बात हो जाएगा कि एक आईटी सेक्टर वाला एविएशन को ताव दिखा रहा है। हुँ। तो इसको तो यही कहा जा सकता है ना कि ये इतने बड़े-बड़े नाम बड़े दर्शन छोटे वाले हिसाब है ना डिजाइन थिंकिंग है, ना कस्टमर जर्नी के बारे में सोचते हैं। मतलब इनको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और सर ये इनको सब कस्टमर का बेसिकली जो जो यात्री हैं उनके अधिकारों के बारे में भी ना ही ये कुछ करते हैं और ना ही इनको जानकारी है और ना ही इसके लिए इनको किसी भी तरीके से दंडित किया जाता है कि मतलब इनको कम से कम इसके लिए जो है एग्ज़ैक्टली। नहीं अगर इंटरनेशनली ये डीजीसीए काफ़ी बनाया गया वो दंडित इसी है। के लिए बनाया गया है। इंटरनेशनली इन्हें बहुत दंड मिलता है। इनके सारे जो एग्रीमेंट्स हैं वो रद्द कर दिए जाते हैं। इनके काफ़ी सारे जो अंदर की जो नेगोशिएशंस होती है, बायलैटरल एग्रीमेंट्स होती है, उसमें दरारें आ जाती हैं। लेकिन ट्रस्ट मी पहले के जैसे समझौता के साथ एक प्रॉपर कोऑपरेशन के साथ जो 2 पार्टीज़ अच्छे से काम करते थे, वो ख़त्म हो चुका है। पैसा बचाने के चक्कर वही। में स्टेक होल्डर्स का ही प्रॉफिट देखने के चक्कर में पिस रहा है यहाँ पे कस्टमर। कस्टमर में जैसे एक एड बहुत पॉपुलर था, कस्टमर के तो नाम में ही मर लिखा हुआ है। ग्राहक कहो तो वो हक से अपना कुछ बोले। ग्राहक को भी अपने राइट्स के बारे में नहीं पता। पता भी है तो वो क्या करेगा? 1 या 2 घंटे की जर्नी में आपके पास समय है कोर्ट्स के चक्कर लगाने के या जो हमारे यहाँ के जो लॉयर्स बन रहे हैं, क्या किसी के वो पास समय नहीं। एविएशन के रूल्स और रेगुलेशंस में एविएशन के रूल्स या रेगुलेशन में क्या उनकी उस हिसाब से नॉलेज या एक्सपीरियंस है?
नहीं, हमारे देश में जो भी बड़े-बड़े हुँ, लॉयर्स हैं, वो केवल बड़े-बड़े ग्रुप्स को बचाने में ही अपना वो फीस निकालते हैं। वो हमारे जैसे आम आदमी या इसके केस को ना वो लेना चाहते हैं, इसका ना बहुत समझना बड़ा चाहते हैं, कारण ना इसका मानना बहुत चाहते बड़ा हैं। कारण जी, सॉरी मैं बीच में हाँ, आपको काटा। नहीं मेरा पॉइंट इसका कंप्लीट बहुत बड़ा कारण सिर्फ़ एक शब्द में हम लोग उसको वो कर सकते हैं। जब से हमारा भारत में से ये धर्म का पाठ शिक्षा प्रणाली से गायब किया गया है, हुँ, तब से यही चीज़ और आपको दिखने को ये आम सा बात हो गया है। इसीलिए लगता है ना कि अभी 200 मरा है। अभी पहलगाम का ये हुआ नहीं खत्म, हुँ, हुँ? एक चोट खत्म हुआ नहीं, ये फिर से आ गया। जी। तो अब आम जनता में तो यही दिमाग में आएगा ना कि टर्की में मेंटेनेंस आ रहा है, वहाँ पे दिया इसलिए अफ़वाहें दुश्मनी निकल फैलाई रहा जा है। रही है, अफ़वाहें फैलाई जा रही है, इसलिए मैंने भी वेट क्यों किया। नहीं फैलाया जाएगा? मैंने तुरंत नहीं वीडियो बनाया, मैंने कहा 6 से 7 दिन वेट कर लेते हैं। मैंने दूसरे पॉडकास्ट में भी जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू हुँ, रखा है। मैंने कहा 6 से 7 ये थियरी हैं। और जो सबसे जो अगर लोग गौरव तनेजा जी का वीडियो भी देखेंगे, तो जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो मैंने देखा था कि एक सिस्टमैटिक फेलियर हुआ है कहीं न कहीं, कि उनको पता ही नहीं चला कि दोनों इंजन फेल कर गई हैं और थ्रस्ट के वजह से वो उठ गया, द रियल रीज़न। तो कहीं हुँ, न अब ये कह रहे हैं ये शायद सॉफ्टवेयर ग्लिच है। ये नहीं हो सकता, ये प्रीवियसली ही कुछ ना कुछ कनेक्शन टूटा हुआ है, क्योंकि उसकी प्रीवियस फ्लाइट भी में भी बहुत इश्यूज़ थे। एक पैसेंजर ने रिकॉर्ड किया था, जो केवल अहमदाबाद पे उतर गए थे, वो भी काफ़ी वायरल हुआ है। उस समय उन्होंने बोला कि ऑलरेडी एयर कंडीशनर काम नहीं कर रहा है। तो आपको यहीं से पता चल गया कि भाई सिस्टमैटिक कहीं एक पूरी पूरी की पूरी, जैसे अगर आप अपने घर में देखें, तो कभी-कभी केवल फ्रिज वाला ट्रिप कर जाता है या कोई ना कोई एक चीज़ ट्रिप कर जाती है। लेकिन इन्होंने क्या बोला पता है? इन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया कि अगर 100 कंपोनेंट है, तो एयरलाइंस 30 कंपोनेंट अगर अच्छे से ढंग से चल रही है, तो वो फ्लाई कर सकता है। गलत, ये कंपोनेंट लिस्ट को बढ़ाया जाए, 95 किया जाए। यार मैं अगर मुझे पता है कि यार 5 कंपोनेंट काम नहीं कर रहे, यार मेरा जैसा इंसान तो दूर से नमस्कार करेगा, मेरे को तो नहीं जाना है। क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ कि वो कुछ-कुछ सीट्स के लिए प्रीमियम पैसा पे करते हैं सेफ्टी के लिए। लेकिन ये देखिए हादसा देखिए, जिसको जाना लिखा है वो सेफेस्ट ऑफ द सीट्स में बैठे, वो कैसे, कुछ लोग तो एग्ज़ॉशन और स्मोक की वज़ह से मर गए हैं। स्मोक और एस्फिक्सिएशन के वजह से मर गए। एक जो डॉक्टर रेसिडेंट जो बच के निकले हैं, उन्होंने ये कहा है कि लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण मर गए। वो ज़िंदा थे। उनको उन इम्पैक्ट का असर नहीं हुआ जितना ऑक्सीजन की कमी के कारण हुआ। समझ रहे हो बात को? ठीक है? तो समझ रहा हूँ। इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं। एक है सिस्टमैटिक फेलियर, सेकंड है कि नीचे इतनी सारी जनता थी आस-पास। नॉर्मली अगर अगर फ्लाइट लेक के पास या सी के पास क्यों बनाते? ताकि वो पानी में वो गिरे और उसका इम्पैक्ट कम हो, लोग बच पाएँ, निकल पाएँ। पॉइंट है। लेकिन इसमें हुँ, पूरी ये हुँ। फ्यूल भरी हुई थी। 1.6 लाख की इसकी कैपेसिटी है फ्यूल की, 1.5 लैक्स फ्यूल था इसलिए तो पूरा जल गए सब लोग। जी, ये है इन शॉर्ट। दीपक जी, आपके पास एक लास्ट सवाल था, वो लेते हैं और फिर इस पर पार्ट 2 ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर टॉपिक है। जी। हुँ, बात तो है। नहीं मेरा एक्चुअली देखिए अगर सबसे स्टाफ का ही अभी मतलब ये है मेरा कि लाइक ऑल अदर मैनेजमेंट सबसे लास्ट में लेट्स सपोज कि कंपनी की तरफ से गलती हो भी गई है, डिले हो चुकी है। कस्टमर रिलेशनशिप के लिए इनका स्टाफ हमेशा बदतमीजी से क्यों पेश आते हैं? मतलब ये कहाँ से उठा के लाते हैं? जी, मैं आपको मेरे साथ मतलब मैं आप समझ बताऊँ, रहे हो? मैं द 2 घंटे पहले मेरे फ्लाइट इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए मैं पहुँच गई थी। उन्होंने मुझे 2 घंटे वेट करवाया, जबकि मेरे आगे के फ्लाइट्स के भी टिकट्स थे। मुझे वहाँ वेट करवाया, वहाँ घुमाते, नहीं ये हमारा रूल है, आप नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। मैंने कहा यार वो उस कंट्री की वेबसाइट काम नहीं कर रही है, मेरे पास सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, मैं जा सकती हूँ। आप देखिए मेरे अगले फ्लाइट की भी मेरे पास बोर्डिंग पास है, उन्होंने वो तक माँगा। मुझे 2 घंटे वहाँ
घुमाया, फिर बाद में ग्राउंड स्टाफ हँस के आके कहती नाउ यू कैन नॉट गो, और इतनी बटली सी थी, गधी सी थी। तो यही प्रॉब्लम है। मैं किसी के लुक्स पे कभी नहीं कमेंट करती, ठीक है? बात बट ये मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि इन एक तो ये लोग देखो, ये 12वीं कक्षा पास वाले लोग हैं, ना इनके ब्रेन में उतना ग्रे मैटर है कि इमोशनली इंटेलिजेंस की इनमें कमी है, और इनको बस ना फटाफट काम करना है और निकलना है। ये आप रोटी नहीं बना रहे हो, आई एम सो सॉरी, आप रोटी नहीं बना रहे हो, और इनको ना फेस वैल्यू पे दिखाना वी आर पावरफुल, वी आर दिस एयरलाइन कंपनी, वी आर दैट। इनको ना लुक्स, मेकअप और अपने मेजरमेंट्स और अपने कपड़ों और स्कर्ट्स से लेने देने के अलावा कर्तव्य इनको पालन से और कोई कुछ मतलब ही नहीं नहीं है, नजर सही बात आता, है। इनको नहीं नजर आता। बट द प्रॉब्लम इज कि देयर हैज टू बी अ ओवरऑल फ्रॉम द ग्राउंड स्टाफ, फ्रॉम द मेंटेनेंस टू कंप्लीट डीजीसीए ऑल्सो। डीजीसीए भी क्यों पैसा खा के क्यों चुप बैठा है इतने सालों में? क्यों आप पायलट्स को निकाल रहे हो? पायलट्स के तो पास बहुत कम ऑप्शंस होता है दूसरे इंडस्ट्री में ट्रांजिशन करने के लिए भी, ठीक है? सही तो बात। मैं ये यहाँ एक सिस्टमैटिक ये वाला प्रॉब्लम है। बात में आपने ये वाला बहुत महत्वपूर्ण चीज बोले दी। अगर मैं बस में भी बैठूं ना, तो मैं चैन से सोच सकता हूँ ये सोच के कि बस वाला जो है ना जिम्मेदारी ले रहा है मेरे जैसे तमाम लोगों के बैठने के लिए, ठीक है? वो रात तक जगेगा, और अगर वो मतलब थक भी जाएगा ना, तो बीच में दूसरा भी है ड्राइवर, उसको बिठा के वो रहेगा। हालांकि इतना तो वो लोग ट्रेन रहता है कि भाई कि पूरे रात तक वो प्रॉपर वो होता है, फिर उसके बाद जाके वो घर पे जाके सो जाता है, प्रॉपर जी नींद लेता है, बरोबर? जी लेकिन यहाँ पायलट का बात है। आपने बताया, ये बहुत दुख लगा कि एक बंदा, उनका नाम गौरव तनेजाई जी है ना, उन्होंने ये प्रॉब्लम के बारे में बताने के बावजूद भी उनको निकाला गया। जी बल्कि मैं मैं हम्म कई अन्य किसी अगर कोई सेक्टर का मैं बात करूं, तो उसमें तो भाई इनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि बहुत अच्छा किया। इनफैक्ट अपने टॉप मैनेजमेंट में बैठा दें कि भाई एटलीस्ट आगे जाके ये प्रॉपर डिसीजन ले सकेगा, दीपक जी, अच्छा डिसीजन ले। मैं आपको बस कंप्लीट करना चाहूंगी। 10 साल पहले ऐसा ही था। 10 साल में जो बहुत ज्यादा मैनेजर्स आ गए हैं और टेक्निकल लोग जो कम हो गए हैं, इसका ये एक वजह है। सेकेंडली, ये लोग पहले जो आप कह रहे थे ना 2 से 4 पायलट्स होने चाहिए, नहीं, ये इतनी लंबी जर्नी है नहीं। 11 घंटे से कम की जर्नी है, तो इसमें 2 पायलट्स आर मोर देन इनफ। सॉरी, मैं एडवांस थोड़ा इसमें, हाँ, इसमें बैंगलोर एडवांस टेक्नोलॉजी यूज किया गया, तो इसलिए टेक ऑफ और लैंडिंग में ही सबसे ज़्यादा पायलट की इनपुट्स होती है, बाकी फिर वो ऑटो पायलट पे चलने लगता है, और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, क्योंकि मैंने खुद ये दूसरे एयरक्राफ्ट्स में टेस्टेड देखा है, और बहुत अच्छे सिस्टम्स हैं। और इतनी स्टाफ ही नहीं है। आप कह रहे हो ना 3-4, इतने स्टाफ ही नहीं है। जब इतनी स्टाफ नहीं है, तो जो अपने नॉर्मल फ्लीट्स मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, वो एक्स्ट्रा कहाँ से लाएंगे? तो ये मेरा कंक्लूडिंग पॉइंट था दीपक जी आपके क्वेश्चन का। ओके। बेसिकली देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो है, सारी बातें बहुत ही टू द पॉइंट रहीं, लेकिन दुःख सबसे बड़ा ये है कि जिन-जिन के घरों के लोग मरे हैं वहाँ, हम उनकी तकलीफ़ नहीं बाँट सकते, जी। ठीक है? मतलब और सभी अच्छे जगह से रहे होंगे, अच्छे घरों से रहे होंगे, क्योंकि लंदन जा रहे थे वो लोग, तो कोई आम लोग तो रहे नहीं होंगे, है ना? सभी बड़ी-बड़ी हस्तियाँ रही होंगी। सुन के बड़ी मतलब मुझे जब ये खबर मिली ना, तो पहले तो मुझे तो 10 मिनट तक मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा शायद ये कोई फेक न्यूज़ दे रहा है, ठीक है? इसके बाद जब मैंने टीवी पे देखा, इसके बाद पिताजी ने भी मेरे बताया, तब मुझे यकीन हुआ कि हकीकत में ऐसा कुछ हुआ है, और ये बहुत बड़ा हादसा था। बहुत बड़ा, ऐसा हुआ ही नहीं है इस इंडस्ट्री में। अगर मैं एक लास्ट पॉइंट बोलना चाहूँगी, जो बोइंग के व्हिसल ब्लोअर थे, उनका नाम था मिस्टर जॉन, अभी मुझे लास्ट नेम याद नहीं आ रहा था, उनका फर्स्ट नेम जॉन था। वो 2024 में उनकी हत्या कर दी गई, क्योंकि वो 2023 से बोइंग की सेफ्टी डिपार्टमेंट में जो कमियां हैं, उसके अगेंस्ट वो काफी मतलब अवेयरनेस फैला रहे थे। उनका एक ही मकसद था कि ये जो फ्लाइट्स है, बोइंग के सबसे ज्यादा सेल्स है, क्योंकि वो वन ऑफ द फर्स्ट एयरलाइंस कमर्शियल कंपनी है दुनिया की। उसके बाद एयरबस आया है, कुछ 50 साल ही के ऊपर के पुराना है। तो इसीलिए अगर आप, ये भी लोग कहते हैं कि इसलिए आप बोइंग के ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी सुनोगे, ठीक है, बात सही है। लेकिन जब अंदर के लोगों को पता है कि हम में कमी है, तो वो करेक्ट करना चाहते हैं। आप उनका मर्डर क्यों कर रहे हो?
आप उनकी पॉइंट बातों है। को ध्यान से सुनो और अपने सिस्टम्स, अपने फ्लाइट्स को, अपने एयरक्राफ्ट्स को थोड़े टाइम के लिए कॉल बैक कीजिए। 3 to 6 मंथ्स में वो पार्ट्स को रिप्लेस कर दीजिए। बस देखिए आपको इस पूरी सिंपल एयरलाइन भी स्क्रैप करने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही करना है। सिंपल सा ही मैं एक लाइन में कहूँगा, वो चाहे कितनी एयरलाइन इंडस्ट्री कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उधर भी गुंडे ही हैं। एग्ज़ैक्टली। हकीकत में इनको गुंडे ही कहूँगा। ये लोग मतलब कुछ पैसे खर्च करके प्रॉब्लम को ठीक करने की जगह चौथाई पैसा खर्च करके किसी को मारना सही समझते हैं। उदय जी, मैं एक और बात कहना चाहूँगी, जो अमेरिका की भी जो ये बॉडी है ना, जो सेफ्टी वगैरह देखती है, उनको भी बहुत मोटा पैसा और मैनेजमेंट को भी बढ़िया हॉलिडेज़ और ये सब मिला गया था, इस प्रॉब्लम को नज़रअंदाज करने के लिए। तो ये प्रॉब्लम केवल भारत की नहीं है, ये अमेरिका की भी है। जब अमेरिका का ये प्रॉब्लम है, तो पूरी दुनिया का ही ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो इसका तो मतलब ये समझा जाए ना कि ये जो पैसा जो लूट मार रखते हैं ग्राहकों से, वो पैसा इनको खिलाने के लिए दिया जाता है। जी। ना इनको सेफ्टी में पैसा देना है, ना इनको इनोवेशन में ये पैसा देना है, ना इनको स्टाफिंग को, मैनेजमेंट में इसको मापदंडों को मतलब ताबड़तोड़ रखना है, नहीं करना है। तो ये पैसा क्या है, फिर खिलाने-पिलाने के लिए काम आएगा ना। फिलहाल मेरा यही कंक्लूजन रहेगा और आई थिंक हमारा सेशन ने बहुत सारे पॉइंट्स आज कवर किए हैं। तो हम अगली जी, जी। बार और भी इन डेप्थ दूसरे एयरलाइंस और इससे जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स की हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। एंड थैंक यू डियर दर्शक, हमारे साथ बने रहने के लिए, लोकल खबर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट में भाग लेने के लिए। मुझे मैं हम सब बहुत खुश होंगे कि अगर आप हमारे पॉडकास्ट को शेयर करेंगे और हमारे चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइबर बनेंगे। जी, नमस्ते। थैंक यू सो मच। नमस्ते सभी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जी। तब तक सभी को जय श्री राम।